कैसे हैं आप सब लोग। मॉलिक्यूलर संरचना निर्धारण में स्पेक्ट्रोस्कोपिक तरीकों के अनुप्रयोग पर पाठ्यक्रम के मॉड्यूल 30 में आपका स्वागत है। हम समस्याओं को हल करना शुरू करेंगे। यह समस्या हल सत्र 2 होगा। हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, प्रोटॉन और कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की जानकारी का इस्तेमाल करके कुछ सरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की संरचना का व्याख्या करेंगे। मैं हमेशा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की व्याख्या से शुरू करता हूं क्योंकि वह मेरी मनपसंद स्पेक्ट्रोस्कोपी है। यह जरूरी नहीं कि कोई एक हमेशा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से ही शुरू करे, या तो फिर प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम या मास स्पेक्ट्रम या कार्बन 13 स्पेक्ट्रम में से किसी भी विशेष से शुरू कर सकता है जो उसे सुविधाजनक लगे और जानकारी को अच्छे से कुछ विशेष स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा से निकाल सके। यह समस्या संख्या 3 है। पहले अन्य पाठ्यक्रम में हमने समस्या संख्या 1 और 2 को देखा। समस्या संख्या 3 में मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H8O दिया गया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम अनसैचुरेशन की डिग्री जो कि 6 है निकाल सकते हैं। तो एक यही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह शायद एरोमेटिक कंपाउंड हो क्योंकि अनसैचुरेशन की डिग्री बड़ी है, पर याद है कि फिनाइल रिंग की अनसैचुरेशन की डिग्री 4 होती है। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर फार्मूला में मौजूदगी की वजह से हम बड़े ध्यान से OH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की मौजूदगी और ना मौजूदगी को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से जानेंगे। हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में कोई भी एरोमेटिक यूनिट की मौजूदगी की जांच कर सकते हैं। यह इस विशेष कंपाउंड की इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है और यह विशेष क्षेत्र इस विशेष स्पेक्ट्रम में प्रकाशित किया गया है और यह जरूरी है क्योंकि तत्वों के कारण यह एल्डिहाइड की CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से मेल खाता है। यह 2800 के आसपास का बहुत ही विशेषतापूर्ण क्षेत्र है और यह हमेशा डबलेट की तरह ही नजर आता है। यह CH एल्डिहाइड स्ट्रेचिंग से मेल खाता है। अब यहाँ 1608 पर एक पीक है जो संभवतया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की वजह से है और 1630 C डबल बॉन्ड C जैसे कार्बन C डबल बॉन्ड जैसे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। तो एक यह मान सकता है यह मॉलिक्यूल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है। 1120 पर यह पीक जो काफी तीव्र है, यह कार्बन और ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से नहीं हो सकता क्योंकि वहां सिर्फ एक ही ऑक्सीजन मौजूद है और वह पहले से ही कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए जिम्मेदार है और यह कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से जो कि स्पेक्ट्रम में साफ तौर पर दिखाई देता है। तो यह शायद कार्बोनाइल ग्रुप के किसी तरह के कार्बोनाइल बेंडिंग मोड की वजह से भी हो सकता है जो कि 1120 के आसपास दिखाई देता है। तो चलिए अब हम इस क्षेत्र की व्याख्या पर ज्यादा जोर नहीं डालेंगे जो कि इस विशेष मॉलिक्यूल का फिंगरप्रिंट क्षेत्र है। अब चलो मास स्पेक्ट्रम पर चलते हैं। यह इस कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रम है। मॉलिक्यूलर आयन पीक 132 MyZ के मूल्य पर देखी जाती है और मॉलिक्यूलर आयन एक मास यूनिट को खोकर 131 देता है जो कि एक बहुत तीव्र पीक भी है। यह एल्डिहाइड कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की चारित्रिक विशेषता है। एल्डिहाइड एल्डिहाइडिक स्थान से एक हाइड्रोजन खोकर प्रतिक्रिया और विखंडन करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो अगर एल्डिहाइड एक हाइड्रोजन को खोता है तो वह असाइल कार्बन बनता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन है। तो एल्डिहाइडिक कंपाउंड में विखंडन ज्यादातर काफी सुगम होता है। असाइल कटायन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कटायन। आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन विघटित होकर 103 देता है और 77 77 103 और 77 शायद फिनाइल CH डबल बॉन्ड CH की वजह से भी हो सकता है और 77 फिनाइल यूनिट की वजह से है। दूसरे शब्दों में यह एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक डेरिवेटिव है। तथ्य से हम सीधे तौर पर यह बता सकते हैं कि 103 कार्बन मोनोऑक्साइड के नुकसान की वजह से उत्पन्न हुआ है। 28 मास यूनिट का नुकसान 103 से मेल खाता है और 103 से यह एसिटाइलिन यूनिट का नुकसान है जो 26 मास यूनिट से मेल खाता है जो 77 देता है। तो मॉलिक्यूलर आयन पीक से हमें एक हाइड्रोजन को खोकर 131 दिया, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को खोकर 103 दिया और एसिटाइलिन मॉलिक्यूल को खोकर 77 दिया। तो इस विशेष मामले को समझने के लिए विखंडन काफी आसान है। अब यह इस विशेष कंपाउंड का प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम है। 6 ppm डेल्टा मूल्य से नीचे कोई भी पीक नहीं है, इसलिए 6 ppm और 10 ppm के बीच का क्षेत्र इस विशेष स्लाइड में दिखाया गया है। अब यहाँ एक और अन्य पीक है जो कि TMS पीक है जो कि NMR स्पेक्ट्रम क्षेत्र के 0 ppm में है। अब NMR स्पेक्ट्रम की विशेषता यह क्षेत्र है जो 9.7 के आसपास है जो कि एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन के लिए विशेष क्षेत्र है। तो हम पहले से ही जानते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप में मौजूद होता है। संभवतः एक एल्डिहाइडिक ग्रुप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से मौजूद होता है जिसकी इस विशेष कंपाउंड के NMR स्पेक्ट्रम में इस डबलेट की उपस्थिति से पुण्य पुष्टि होती है। यह डबलेट है क्योंकि यहाँ पर
एक सटा हुआ विसिनल हाइड्रोजन है। अगर लाल हाइड्रोजन एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन के पास सटा हुआ विसिनल हाइड्रोजन है, वह डबलेट की तरह नजर आएगा। यहां पर एक अन्य मल्टीप्लेट है जो डबलेट का डबलेट है। 6.7 के आसपास का यह सिग्नल दो कपलिंग कांस्टेंट के साथ डबलेट का डबलेट है। कपलिंग कांस्टेंट आसानी से मापा जा सकता है। एक उदाहरण के तौर पर एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन की वजह से होने वाली रेजोनेंस को ले सकते हैं और इन दो रेखाओं के बीच कपलिंग कांस्टेंट को माप सकते हैं। इन दो रेखाओं के बीच में फ्रीक्वेंसी का अंतर एक J मूल्य होगा और फिर यह दोनों आपस में एक दूसरे से कपल्ड हैं। इस एक विशेष मल्टीप्लेट में किन्हीं सटी पीक के बीच में सामान्य कपलिंग कांस्टेंट माना जा सकता है। अगर आप रेखा 1 और 2 का केंद्र, रेखा 1 और 3 का केंद्र, रेखा 3 और 4 का केंद्र में केंद्र से केंद्र तक की दूरी, एक अन्य कपलिंग कांस्टेंट होगी और वह कपलिंग कांस्टेंट 14 निकलेगा। अगर आप कपलिंग कांस्टेंट की माप को नापना चाहते हैं तो एक पैमाना लीजिए। यह एक 100 मेगाहर्ट्ज का NMR स्पेक्ट्रम है, तो 1 ppm की चौड़ाई अनिवार्य रूप से 100 हर्ट्ज है। दूसरे शब्दों में 7 और 8 ppm के बीच में वह 100 हर्ट्ज की चौड़ाई है। तो दूरी से अगर यह 100 हर्ट्ज है, तब इस प्रणाली में कपलिंग कांस्टेंट कितने हर्ट्ज है, उस मामले में रेखाओं के बीच की दूरी मापी जा सकती है। हमने अभी एक टुकड़े को पहचान लिया है जो CH डबल बॉन्ड CH CHO से मेल खाता है। यह CHO है और यह सटा हुआ CH है जो कि नीला हाइड्रोजन है, जो कि क्षेत्र में है, जो चमकीली ओट में है। दूसरे शब्दों में यह नीला हाइड्रोजन एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन के द्वारा 7 हर्ट्ज में विभाजित है। यह अन्य हाइड्रोजन के द्वारा भी विभाजित किया जा सकता है जो इस विशेष हाइड्रोजन से 14 हर्ट्ज पर सटा हुआ है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा कपलिंग कांस्टेंट है। संभावना है कि स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री ट्रांस है। दूसरे शब्दों में एक CH डबल बॉन्ड CH ट्रांस कपलिंग में 14 हर्ट्ज कपलिंग के लिए जिम्मेदार है। अब अगर यह हाइड्रोजन एल्डिहाइड के लिए बीटा हाइड्रोजन है, तब यह एरोमेटिक मल्टीप्लेट के बहुत करीब आ जाएगा। अगर एरोमेटिक सिग्नल को देखें, यह 6 हाइड्रोजन के इंटेंसिटी है। यह बेंजीन नहीं हो सकता क्योंकि यह एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है। तो यहाँ कुछ और ओलेफिनिक हाइड्रोजन है जो इस विशेष हाइड्रोजन से विलय कर रहे हैं और इसीलिए एकीकरण 6 हाइड्रोजन से मेल खाता है। कुल मिलाकर यहाँ पर 6 3 9 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में है। एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन के साथ यह विशेष हाइड्रोजन, इस मामले में और 6 हाइड्रोजन, इन सारे हाइड्रोजन का ध्यान रखा जाता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H8O है। यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एल्डिहाइड का, एक हाइड्रोजन जो कि विनाइल हाइड्रोजन है और 6 हाइड्रोजन जिसमें 5 हाइड्रोजन एरोमेटिक और एक हाइड्रोजन ओलेफिन का सबसे ऊपर एक दूसरे के साथ विलय कर रहे हैं, जो कि मल्टीप्लेट हैं और 7.5 के आसपास के सिग्नल के लिए जिम्मेदार हैं। ओलेफिनिक हाइड्रोजन एरोमेटिक प्रोटॉन के साथ इस विशेष मामले में विलय करता है। अगर हम कार्बन 13 स्पेक्ट्रम पर देखें, अब कार्बन इन टुकड़ों से एक इस निर्णय पर आ सकता है कि यह मॉलिक्यूल शायद सिनेमैल्डिहाइड है जो कि फिनाइल CH डबल बॉन्ड CHO है। चलिए कार्बन 13 से भी इसकी पुष्टि करते हैं। कार्बन 13 स्पेक्ट्रम में एल्डिहाइड 193 ppm पर आता है जो कि ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रम में डबलेट है। CH बैंड के कारण जो कार्बन के साथ जोड़े में रहता है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ जोड़े में आकर उसे डबलेट बनाता है। फिर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन आते हैं। अल्फा और बीटा हाइड्रोजन के बीच बीटा हाइड्रोजन ज्यादा डेल्टा के मूल्य पर आता है। दूसरे शब्दों में 152 के आसपास की पीक ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रम के डबलेट से मेल खाती है जो कि बीटा हाइड्रोजन से मेल खाता है। अल्फा हाइड्रोजन 130 के आसपास आता है जो कि इस विशेष मामले में फिर से डबलेट है। यह एक तरह के एरोमेटिक सिग्नल से विलय है। यह सिंगलेट 133 के आसपास आती है। उदाहरण के तौर पर यह पीक यहाँ पर इप्सो हाइड्रोजन की वजह से अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण है। बाकी सारे एरोमेटिक कार्बन अनिवार्य रूप से सबसे ऊपर एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो 128 और 130 के बीच यह इस विशेष मॉलिक्यूल में विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक कार्बन के लिए कार्य करने के लिए अच्छी तरह का हल स्पेक्ट्रम नहीं है। तो मॉलिक्यूल इस तथ्य से बड़ी आसानी से पहचान लिया जाता है कि उसके पास NMR स्पेक्ट्रम, IR स्पेक्ट्रम साथ के साथ मास स्पेक्ट्रम में से एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और यह विभाजित स्वरूप से एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है जो एक देख सकता है, जो इस परिणाम पर पहुंचता है कि इस विशेष उदाहरण में वह एक सिनेमैल्डिहाइड है। चलिए समस्या संख्या 4 पर चलते हैं। समस्या नंबर 4, मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H14O दिया हुआ है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला की अनसैचुरेशन की डिग्री दोबारा से 6 है, तो यह फिर से एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से एक OH फंक्शनल ग्रुप और कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के लिए जांच कर सकता है, बेशक वह मौजूद हो या नहीं। एक बड़ी आसानी से इस विशेष मामले में यह जांच कर सकता है। यह इस विशेष कंपाउंड का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है। इस विशेष मामले में कंपाउंड की कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग
1695 और 1670 पर है। यह अनिवार्य रूप से यह बताता है कि आपके पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1700 से बहुत नीचे होगी। 1695 और 1670 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड से मेल खाने वाली मूल्य में आते हैं। यह केवल जानकारी है कि एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से प्राप्त कर सकते हैं, एक फिंगरप्रिंट क्षेत्र की व्याख्या नहीं कर सकता है और CH क्षेत्र का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड में CH वाइब्रेशन होगा। अधिकांश कार्बन कंपाउंड में इस विशेष मामले में CH वाइब्रेशन होगा। चलिए मास स्पेक्ट्रम की तरफ देखते हैं और यह देखते हैं कि क्या हम मास स्पेक्ट्रम का व्याख्या कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर आयन पीक 174 MYZ मूल्य पर देखी जाती है और 131 पर जो पीक है वह 43 मॉलिक्यूलर आयन के नुकसान की वजह से है। दूसरे शब्दों में 174 से 131 तक जाने के लिए उसको या तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप को खोना पड़ेगा या एसिटाइलिन ग्रुप को खोना पड़ेगा। अब 103 पर जो पीक है वह दोबारा से 131 में से 28 मास यूनिट के नुकसान से मेल खाती है। 131 में से अगर 28 को घटाए तो वह 103 से मेल खाएगा और अगर 71 को घटाएं तो 70 से मेल खाएगा। दूसरे शब्दों में 103 से 174 तक के 71 मास यूनिट के नुकसान के लिए CO आइसोप्रोपाइल ग्रुप जिम्मेदार है। दूसरे शब्दों में 174 में से 70 को हटाने से 103 मिलेगा, जो कि संभवतः इस विशेष मामले में आइसोप्रोपाइल कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से है और विखंडन स्वरूप को यह रेखाचित्र के रूप में दिखाया गया है। यह एक आइसोप्रोपाइल कीटोन है। हम यह परिणाम निकालते हैं कि 174 से 103 के बीच में हुए 71 मास यूनिट के नुकसान की वजह से यह एक आइसोप्रोपाइल कीटोन है। दूसरे शब्दों में आइसोप्रोपाइल ग्रुप के बाद कार्बोनाइल ग्रुप के क्रमबद्ध हानि के बाद हम निर्णय पर पहुंचते हैं कि यह आइसोप्रोपाइल कीटोन की तरह की प्रणाली है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप का नुकसान -43 आपको असाइल कटायन देता है। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप का नुकसान एक स्थिर कटायन देता है जो इस मामले में 103 है। यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि 103 फलस्वरूप 77 पर ले जाता है क्योंकि फिनाइल कटायन है। दूसरे शब्दों में इस विशेष मॉलिक्यूल में से एसिटाइलिन यूनिट की हानि होने से यह परिणाम स्वरूप फिनाइल कटायन को बनाता है जो 77 से मेल खाती है। तो हम इस विशेष प्रणाली में सभी प्रमुख विखंडन स्वरूपों के लिए जिम्मेदार हैं। तो इस विशेष प्रणाली में जो कंपाउंड आसानी से पहचाना जा सकता है उसका नाम आइसोप्रोपाइल स्टाइरल कीटोन है। इंफ्रारेड और मास स्पेक्ट्रम पर आधारित और ज्यादातर मास स्पेक्ट्रम की वजह से यह समस्या का हल हो पाया और इसके मॉलिक्यूल की संरचना होने की संभावना सबसे ज्यादा है। एक प्रोटॉन NMR डाटा के साथ साथ कार्बन 13 NMR डाटा यह निश्चित कर सकता है कि क्या यह असली मॉलिक्यूलर फार्मूला है और क्या मॉलिक्यूल की संरचना इस डेटा से मेल खाती है। क्योंकि हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप की पहचान कर ली है तो यह आइसोप्रोपाइल ग्रुप को प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम में एक हस्ताक्षर के लिए देखना चाहिए और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड तरह के ट्रांस डबल बॉन्ड या सिस डबल बॉन्ड के लिए भी देखना चाहिए और एक NMR स्पेक्ट्रम की तरफ देख सकता है। यह इस कंपाउंड का प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम है। एक तो सीधे तौर पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप के हस्ताक्षर देखने चाहिए। कृपया याद करिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप को CH और CH3 के मामले में सेप्टेट और डबलेट देनी चाहिए जो एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं, लेकिन सेप्टेट कभी कभार गलत भी हो सकता है। आप इस विशेष प्रणाली में सिर्फ 5 रेखाओं को देख सकते हैं, लेकिन एकीकरण आपको साफ तौर पर यह बताता है कि यह एक हाइड्रोजन से मेल खाता है और यह 6 हाइड्रोजन से। अगर आप इन दो एकीकरण की अपेक्षित इंटेंसिटी निकालें तब यह 1 से 6 होगा। तो हाँ, असलियत में एक क्विंटेट नहीं हो सकता, इसको सेप्टेट ही होना होगा क्योंकि CH CH3 CH3 वही टुकड़ा है जिसकी हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप में उल्लेख कर रहे हैं। तो इनका आखिरी सिग्नल दूसरे शब्दों में एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप के मामले में आखिरी रेखा साफ तौर पर नहीं दिख रही है। अब विनाइल क्षेत्र पर आते हैं। यह एक एरोमेटिक क्षेत्र के साथ साथ ओलेफिनिक क्षेत्र है। आपके पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है जिसे 6.8 क्षेत्र में एक डबलेट देना चाहिए। अन्य डबलेट जिसे इस लाल तीर से दर्शाया गया है वह इस विशेष कपलिंग पार्टनर से मेल खाता है। अगर आप दो रेखाओं के बीच में कपलिंग कांस्टेंट की माप करें, दूसरे शब्दों में फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज की है तो 6 और 7 ppm के बीच में यह 100 मेगाहर्ट्ज होगा। मोटे तौर पर यह 15 या 16 हर्ट्ज के आसपास मेल खाएगा, जो कि इस विशेष मामले में ट्रांस CH डबल बॉन्ड CH से मेल खाता है। तो मॉलिक्यूल आइसोप्रोपाइल स्टाइराइल कीटोन है। एक कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को 203.1 पर संकेत कर सकता है, जो कि इससे मेल खाने वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल है। फिर आपके पास बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन है। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की रेजोनेंस प्रभाव की वजह से बीटा कार्बन को बड़े डेल्टा मूल्य पर आना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है और बीटा कार्बन को अल्फा कार्बन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन
घनत्व में खाली करता है। एक बड़ी आसानी से देख सकता है इस विशेष मॉलिक्यूल में संख्या 3 बीटा कार्बन से मेल खाती है और संख्या 2 जो कि 124.3 है अल्फा कार्बन से मेल खाता है। फिर आइसोप्रोपाइल का CH कार्बन आता है जो 39.1 के आसपास आता है और आइसोप्रोपाइल ग्रुप का CH3 कार्बन 16.4 से मेल खाता है। एरोमेटिक कार्बन यहाँ 7 हैं और 8 कार्बन अनिवार्य रूप से यहाँ हल नहीं करे गए हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन सा क्या है, पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह एरोमेटिक की वजह से है। यहाँ 3 सिग्नल मौजूद हैं, 1, 2 और 3, जो एरोमेटिक यूनिट के CH कार्बन से मेल खाता है और आखिरकार अकेला कार्बन जो कि इप्सो कार्बन है यहाँ पर कम इंटेंसिटी के साथ सिंगलेट है जिसे साफ तौर पर देखा जा सकता है और जो इप्सो कार्बन से मेल खाता है। इस विशेष मामले में इप्सो कार्बन के मुकाबले में CH कार्बन की ज्यादा इंटेंसिटी है। तो यह आइसोप्रोपाइल स्टाइराइल का मामला है। चलिए अगली समस्या पर चलते हैं जो कि समस्या संख्या 5 है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला C14H22O दिया हुआ है। मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है, तो यह अच्छे तौर पर एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से चलिए फिर से OH की मौजूदगी या ना मौजूदगी की जांच करते हैं और इस विशेष कंपाउंड में कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में है। यह कंपाउंड का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है। यह जानकारी में काफी समृद्ध है। हमारे पास एक मुक्त OH है जो कि एक पेनी सिंगलेट तरह की पीक है जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा वहां पर एक और विस्तृत OH पीक है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डेड OH है। यह फिनोलिक तरह के कंपाउंड की खास विशेषता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जाता है पर पूर्ण तौर से नहीं। तो यह सॉल्यूशन चरण माप है। क्लोरोफॉर्म में माप ली जा चुकी है, तो कंसंट्रेशन पर निर्भर करते हुए नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड दूसरे शब्दों में मुक्त OH और हाइड्रोजन बॉन्ड OH अलग अलग हो सकते हैं। मैं ये मानूंगा कि इस विशेष कंपाउंड में मुक्त OH को देखने के लिए जल मिश्रित सॉल्यूशन काफी है। इस विशेष प्रणाली में 3600 के आसपास की पेनी पीक मुक्त OH की वजह से है और दूसरी विस्तृत पीक 3300 के आसपास हाइड्रोजन बॉन्डेड OH की वजह से है। एक 1600 के आसपास पीक देख सकता है जो कि यह विशेष पीक है जो कि एरोमेटिक C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से है और 750 नहीं है और 850 या 900 के आसपास की पीक यहाँ पर है और वह आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग तरह के मोड से मेल खाती है और यह आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग तरह के मोड भी हो सकता है। हमें इस विशेष पीक के बारे में यह ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जब तक OH पीक के साथ साथ C डबल बॉन्ड C पीक को हम देख पा रहे हैं, हमें खुश होना चाहिए कि हम इस तरह के स्पेक्ट्रम से कुछ जानकारी निकाल पा रहे हैं। OH की मौजूदगी निश्चित है। फिनॉल या अल्कोहल वह परिणाम हो सकते हैं जिन पर हम आने वाले हैं। मॉलिक्यूलर आयन पीक 206 MYZ मूल्य है। बेस पीक 15 मास यूनिट के नुकसान की वजह से है जो कि इस विशेष मामले में मिथाइल ग्रुप के नुकसान से मेल खाता है। तो 206 15 बराबर है 191 और अन्य इंटेंस पीक 57 साफ तौर पर बताती है कि यह प्रणाली में टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप रहा होगा क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल 57 से मेल खाता है। तो मॉलिक्यूल टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को खोकर 57 पर पीक देता है क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन साफ तौर पर एक स्थिर कटायन है। इस विशेष मामले में प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ज्यादा जानकारी देने वाला स्पेक्ट्रम नहीं है। यह एक एरोमेटिक क्षेत्र है। एरोमेटिक क्षेत्र में आप ट्रिपलेट को काफी छोटे कपलिंग कांस्टेंट के साथ देखते हैं। इससे पहले हम उसमें जाएं, चलिए देखते हैं इस विशेष मामले में हमारे पास OH है जो DTO को बदलने वाला OH है। तो OH की पुष्टि होती है। अधिक संभावना है कि यह फिनाइलिक OH हो जिसकी हम बात कर रहे हैं। 6.9 पर सिग्नल जो कि यह विशेष सिग्नल बहुत छोटे कपलिंग कांस्टेंट वाले ट्रिपलेट की तरह दिखता है। J मूल्य को निकालना आसान नहीं क्योंकि यह 2 हर्ट्ज से भी कम है। एक तजुर्बे से बता सकता है कि कपलिंग कांस्टेंट के मामले में यह 1.5 या 2 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं। हमारे पास इस विशेष मामले में ट्रिपलेट और डबलेट हैं। तो मॉलिक्यूल के पास निश्चित तौर पर हाइड्रोजन A और हाइड्रोजन B इस तरह के होने चाहिए जो कि एक दूसरे के मामले में मेटा सब्स्टिट्यूटेड हैं। तो यह दो एकीकरण यहाँ 2 हाइड्रोजन इंटेंसिटी से मेल खाता है और एक हाइड्रोजन इंटेंसिटी से यहाँ मेल खाता है क्योंकि OH एक हाइड्रोजन इंटेंसिटी से मेल खाता है और एक हाइड्रोजन इंटेंसिटी की तुलना में यह 18 हाइड्रोजन इंटेंसिटी है जो कि इस विशेष मामले में 2 टर्शनरी ब्यूटाइल ग्रुप के मौजूद होने की वजह से है। तो 1.2 सिग्नल जो कि एक विशेष सिग्नल है निश्चित तौर पर टर्शनरी ब्यूटाइल की वजह से है। उनमें से 2 मौजूद हैं क्योंकि एक सिग्नेट की 18 हाइड्रोजन इंटेंसिटी सिर्फ टर्शनरी ब्यूटाइल ग्रुप ही हो सकती है। तो इस विशेष मामले में X ग्रुप टर्शनरी ब्यूटाइल ग्रुप है। X ग्रुप को OH से मोटा कर सकते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि हम HA और HB के बीच में मेटा कपलिंग देखते हैं जो कि बहुत छोटी कपलिंग है। X ग्रुप को OH से मेटा पर रखते हैं। इसका कारण यह है
क्योंकि हम Ha और Hb के बीच में मेटा कपलिंग देखते हैं जो कि बहुत छोटी कपलिंग है। अगर हम Ha को माने तो वह Hb को ट्रिपलेट में विभाजित कर देगा, तो यह मेल खाता ट्रिपलेट Hb की वजह से है और Hb बदले में Ha को ट्रिपलेट में विभाजित करेगा। तो इस NMR स्पेक्ट्रम में C लगभग तौर पर 6.7 से 6.8 के क्षेत्र में एक डबलेट है। तो यह विशेष ढांचा प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रम के साथ सिलसिलेवार तरीके में है। हालांकि प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रम अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है, टर्शनरी ब्यूटाइल ग्रुप इस तरह के मॉलिक्यूलर संरचना की मौजूद होने के सबूत देता है। तो कंपाउंड असल तौर पर 3,5 डाई टर्शनरी ब्यूटाइल फिनोल है। चलिए देखते हैं कि क्या कार्बन 13 NMR इस विशेष पैटर्न से मेल खाता है। फिनोलिक OH कार्बन 150 से ज्यादा के क्षेत्र के आसपास आएगा, तो यह 155 की पीक जिसे एक लेबल करा गया है वह इप्सो कार्बन से मेल खाता है। फिर कार्बन संख्या 2 आती है जो कि टर्शनरी ब्यूटाइल ग्रुप को रखने वाला इप्सो कार्बन है। मॉलिक्यूल आधा सिमेट्रिकल है, उसके पास सिमेट्री सतह है। यह दो टर्शनरी ब्यूटाइल ग्रुप एक दूसरे के समान है। टर्शनरी ब्यूटाइल क्वाaternary कार्बन 6 इस क्षेत्र में सिंगलेट की तरह आता है और मिथाइल कार्बन ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रम में क्वार्टेट की तरह आता है, जो कि इस विशेष मामले में 30 ppm के आसपास होता है। एरोमेटिक कार्बन एरोमेटिक प्रणाली का CH कार्बन कार्बन संख्या 3 और कार्बन संख्या 4 डबलेट की तरह आते हैं। एक OH से ऑर्थो है, वह छोटी डेल्टा मूल्य पर आता है। अगर उसकी तुलना OH के पैरा से करें जिसका डेल्टा मूल्य हल्का सा ज्यादा है, तो कार्बन 13 का मूल्य इस मॉलिक्यूल के CH कार्बन से 110 और 115 के आसपास मेल खाता है, क्योंकि यह एक फिनोलिक कंपाउंड है और 120 के नीचे आता है जो कि उचित है। और यह ट्रिपलेट जो आप यहां देख रहे हैं CdCl3 पीक की वजह से है। यह सॉल्वेंट पीक इस कंपाउंड की स्पेक्ट्रम में देखी जाती है। तो जो हमने इस पाठ्यक्रम में देखा वह 3 उदाहरण हैं। 2 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, एक एल्डिहाइड है और अन्य कीटोनिक कंपाउंड है। यह सारे ऑक्सीजन युक्त कंपाउंड हैं। आखिरकार हमने कंपाउंड देखा जो कि टर्शनरी ब्यूटाइल ग्रुप से भारी तौर पर सब्सीट्यूटेड फिनोलिक कंपाउंड है। तो NMR टर्शनरी ब्यूटाइल ग्रुप पहचानने का रास्ता देता है। 18 हाइड्रोजन की सिंगलेट इंटेंसिटी टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप की वजह से हो सकता है। और इस तरह की बहस हम इस विशेष पाठ्यक्रम में इन 3 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की संरचना की व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप सभी का ध्यान से सुनने के लिए शुक्रिया।